10,000 रुपए तो है, ये एक्सप्रेशन होता है। लेकिन वही जब आपको 1,000 रुपए का लॉस हो जाए तो एक्सप्रेशन, यार सारा पोर्टफोलियो तो लॉस में जा रहा है, तो ना देखो कितना लॉस हो गया है। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि आपको जब आप कभी किसी क्लाइंट के सामने पोर्टफोलियो लेके उसका एनालाइज कर रहे होते हैं तो आपको यही देखने के लिए मिलता होगा। मैं सूरज सर, क्या मैं सही हूँ? ऐसा ही होता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है। मतलब जब प्रॉफिट हो तब कुछ नहीं, अगर नेगेटिव हो तो उसके लिए क्लाइंट आपको देखिए हो सकता है कि 10 बार फोन कर दें। तो जो मतलब पोर्टफोलियो में 8 शेयर ठीक हो हाँ, तो ठीक है, 2 शेयर जो कर नजर वहीं पड़ती है तो माइनस। तो जो हम लोग होते हैं ना, आते हुए पैसे को इतना ज़्यादा, खुशी को ना हम लोग इतना एंजॉय नहीं करते, दुख को ज़्यादा रो लेते हैं। उनका जन्म से अधिकार होता है। तो दुख को ज़्यादा रो लेते हैं, खुशी को खुशी, जबकि हमें खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो पर आप कम खाते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर ना हम ये रीट इंडेक्स का कॉम्बो बना के देते हैं। हाँ। क्लाइंट क्या उसमें IRB 71 हो रखा है, लेकिन PG थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। वो आपकी वजह से थोड़ा बढ़ा है यार, मार्केट ने बढ़ाया, पर जब गिरा है वो आपकी तरफ। ठीक है, अब क्लाइंट ये नहीं सोचता है कि मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ओवरऑल उसकी वैल्यू अभी भी 5,05,000 है, बट वो देखता है कि नहीं जी PG नीचे है। हाँ, तो वही यही होता है, देखने को मिलता है। अब बायसेस तो देख लिए इस तरीके के होता है। अब हम लोगों को इनसे बाहर भी तो निकलना है, तो ऐसा क्या है कि जिससे हम निकल सकते हैं इनसे बाहर? क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, कि आपने ये जो दायरा बनाया हुआ है ना अपना, इस दायरे को हटाओ। पहले तो आप इंफॉर्मेशन गैदर करो कि क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उन सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करो, उसके बाद उन्हें एनालाइज करो कि इंफॉर्मेशन मेरे लिए कितनी काम की है। फिर रीजनिंग करो, रीजंस बिहाइंड इट ढूंढो। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, इवैल्यूएट करो, देन डिसीजन मेकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग ही क्लियर थिंकिंग है। अगर आप क्रिटिकल नहीं करोगे तो क्लियरिटी आएगी ही नहीं। क्लियर है ये चीज, है ना? नहीं So फिर हमने नया बोला। question is what is critical thinking? Important is critical thinking जो होती है, because critical thinking से ही you start moving, ये स्टेप फॉलो कर सकते हो। देखो ये जो स्टेप्स है, एनालाइज और ये क्रिटिकल थिंकिंग तो पहले क्रिएट करनी पड़ेगी, देन यू स्टार्ट उसको फिर एनालिसिस कर सकते हो। एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं कि मेरे पास कोई ऑप्शन है कि मुझे ये चीज करनी है या नहीं करनी है। मैं तो फंसा हुआ हूँ इसी डिसीजन में कि मैं करूँ या ना करूँ। तो पहले उसे क्रिटिकली सोचो कि मेरे लिए कितना बेनिफिशियल है, जब भी तो आप डिसीजन ले पाओगे। कभी भी कोई आपसे पूछता है कि आप क्या पूछते क्लियर हो, कैसे ऐसे क्लियर हो जाते हो? ऐसे ही हाँ मैं क्लियर हूँ। पहले आप क्रिटिकली उस पर एनालिसिस करते हो, तभी तो क्लियर होते हो। निफ्टी अगर बढ़ रहा है, अगर बुलिश है, तो आके कोई आपसे पूछ रहे क्यों बढ़ रहा है, पहले मैं क्रिटिकली आप उसे सोचोगे, इवैल्यूएट करोगे, उसकी इंफॉर्मेशन देखोगे, रीजनिंग ढूंढोगे क्यों हो रहा है, फिर आप क्लियरिटी पे आओगे इसलिए बढ़ रहा है। ये क्रिटिकल ही क्लियरिटी है। ओके, द आर्ट क्या होता है कि भाई क्लियर थिंकिंग से हम कैसे अपने डिसीजंस को एनहेंस कर सकते हैं। हम अपने क्रिटिकल सोचेंगे तो हमारे बायसेस कम हो जाएंगे, बायसेस खत्म। जो बायसेस हैं उनको मिनिमाइज तो कर ही सकते हैं, है ना? बायसेस पे काम कर सकते हैं। हमें पता होगा कि यहाँ पे हम बायस्ड है। जब हमें यही नहीं पता हम बायस्ड है तो उसे कम कैसे करेंगे? जब हमें पता होगा कि हम बायस्ड है तब हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, अपने डिसीजंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट ना? और इरेशनल डिसीजंस लेने से बच सकते हैं। रेशनल डिसीजंस लेंगे, सही डिसीजन, गलत डिसीजंस नहीं, राइट ना? और बेटर, अगर सही डिसीजन लिया है तो हमारे रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे। इसलिए आप समझ लो कि जो हमने सम कॉस्ट पॉलिसी लिया था, वहाँ पे अगर हम दोबारा रिसर्च कर ले, दोबारा उस शेयर को एनालाइज कर ले और हमें लगे कि नहीं भाई अब इसकी वैल्यूएशन वो नहीं है जो हमने पहले एनालाइज किया, तो हम बेटर आउटकम्स ले सकते हैं। इमोशंस पे कंट्रोल, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना सीखना।
अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं क्या इसमें कौन से बायसेस को किस तरीके से क्या था या क्रिटिकल क्लियर थिंकिंग, तो मैं जो सेकंड लास्ट वाला वाले पे छोड़ना था। क्लियर थिंकिंग से क्या होता है? अगर आप क्लियरली सोचोगे तो आप क्रिटिकली जब आपने एनालाइज किया तब आप क्लियरिटी पे आए, उससे आपके बायसेस कम हुए। तो मैम जो क्रिटिकल थिंकिंग है और जो एनालिसिस है दैट इज लिमिटेड टू योर नॉलेज ओनली। आप अपनी नॉलेज को ब्रॉड करो ना। हाँ। हमने यहाँ पे देखा ना कि आपको सबसे पहले तो जो आपने पर्दा लगाया हुआ है ना अपना कि मेरे बिलीव्स, उस पर्दे को हटा दो। आपको वो सारी चीजें देखो, पहले इंफॉर्मेशन गैदर करो, उसके बाद उसमें से एनालाइज करो, फिर एवेल्युएट करो कि मेरे लिए रीजनिंग्स ढूंढो कि क्या क्या रीजंस है, अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। से मैंने एग्जांपल लिया निफ्टी का कि आपसे कोई पूछे कि अगर आप शेयर मार्केट में वो काम करते हो तो ऑब्वियसली अगर आपके कोई जो भी आपको जानता होगा वो आपसे ही पूछेगा कि निफ्टी क्यों बढ़ रही है, आप ऐसे ही बता दोगे रीजन नहीं, पहले आपको उसे एनालाइज करना पड़ेगा, उसके पीछे के रीजंस ढूंढने पड़ेंगे क्यों हो रहा है ऐसा, फिर आप क्लियरिटी पे आओगे। जब क्रिटिकली सोचोगे तभी क्लियरिटी आएगी। अगर देखो क्या है कि अगर जैसे ही हम कोई ओपिनियन बनाते हैं जैसे ही वैसे ही हमारा बायस बीच में आ जाता है। हाँ, हम कोई भी डिसीजन लें तो उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बायस तो आता ही है। There will always be a bias. और अगर बायस नहीं है ना लेकिन- देन लेकिन- इट मींस यू आर नॉट योरसेल्फ क्लियर अबाउट इट। हाँ। जो भी आपने निष्कर्ष नहीं निकाले तो हिंदी में कहते हैं ना बेपैंदे का लोटा हाँ, बेपैंदे का जो लोटा। है वो वही बन के रह जाता है। तो इसका क्लासिक एग्जांपल पता है क्या है? मैं जब तुम मैं ये नहीं कहता वोट कि नहीं करते ना मैं- कि मैं किसी को नहीं वोट करूंगा, किसी को वोट करना इज नॉट अ सेंसिबल हाँ थिंग। मतलब नोटा वाले जो नोटा वीर है ना मतलब कोई है हमारे ऑफिस में नोटा वाला? हेमा जी नोटा वाले तो सब अभी 2 मतलब साल से तो वोट डाल एक चीज पे तो किसी चीज पे तो आपको बिलीव करना पड़ेगा। यू हैव टू हैव सम ओपिनियन, बिलीव होना चाहिए। तो जैसे ही ओपिनियन बनती है हमारी वैसे ही एक बायस तो आ ही जाता है। अब उस बायस को जैसे मार्क ट्वेन किसने कहा था, कीन्स ने, कहते हैं व्हेन फैक्ट चेंज आई विल चेंज माय ओपिनियन, राइट। तो अगर हम दो चीज़ें हैं, मैं अगर एबी टूल्स का एग्जांपल लूँ तो हम हमेशा ना विशफुल थिंकिंग करते रहते थे कि यार अभी इतने पैसे हमारे को और डाल देते हैं फिर अगले साल ये ठीक हो जाएगा। ये हम मतलब कितने 7-8 साल ये रिमेंबर फर्स्ट मीटिंग हुई थी शिमला में। हाँ। मैंने पहली बार लेडीज को बिठाया गया था तो मैंने एक चीज प्रपोज की थी। दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट एबी टूल्स। तो मैंने कहा आप ऐसे क्यों नहीं करते, सेट अ डेडलाइन कि अगर ये 3 साल आने वाले 3 साल में नहीं चले तो वी विल टेक सम डिसीजन। क्योंकि जो अगर तुम्हें ना तुम छाती से लगा के रखते हो कि अब हो जाएगा बिकॉज तुम अपने लिए टाइम फ्रेम नहीं सेट करते हो। वो पहली मीटिंग थी और आखिरी मीटिंग थी जिसमें लेडीज को लौटा बैठना कि माय गॉड दिस वुमन हैज द गट्स टू। मैंने कहा और उसके बाद आज भी एबी टूल्स चल रही है फॉर गुड 8-10 इयर्स। एबी टूल्स Massive losses. massive losses. तो द Massive पॉइंट इज कि एक टाइमलाइन कुछ भी हो सकता है। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग के बाद जब एनालिसिस के बाद जो भी तुम ले लो इट हैज टू बी इट कैन वेरी। बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस में यहाँ कोई भी हम लोग काम कर रहे होते हैं तो समय जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है। valuable है। मतलब अगर सपोज मैं 30 साल की उम्र है और मैं एक खराब एनवायरनमेंट में या खराब बिजनेस में फंस जाता हूँ तो वो 10 साल कैसे बीत जाते हैं कि पता ही नहीं लगता कि कैसे। तो कई बार इम्पॉर्टेंट है जैसे अमेरिकन और ये जो ओरिएंटल कंट्रीज हैं जैसे इंडिया जापान वगैरह, अमेरिकन क्या करते हैं, कहते हैं अपना लॉस कट करो, अगर ये हाथ खराब हो गया इसको काटो और कम से कम पूरा शरीर तो बचा रहेगा। इन्होंने ये करते क्या अफगानिस्तान से ठग करके बोलते सामान क्या बाहर में हम जा रहे हैं अपने वो 25, 30, 100, 200 कम से उनको कम बचाने उन्होंने कितने साल लगे उनका पर्पस भी अलग है कितने वैसे। साल लगे रहे। उन्होंने फिर डिसाइड किया कि भाई बस खत्म। अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता,
चाहे हमारी बदनामी हो, चाहे हमारी दुनिया थू थू करे, कुछ भी करे, तो कट योर लॉस। अब अगर 1994 में जापानीज मार्केट पीक की थी, क्योंकि वहाँ की सारे एसेट्स जो थे वो एकदम बढ़ गए, मतलब ऐसी वैल्यूएशन हो गई थी कि कहते हैं कि टोक्यो की जो रियल एस्टेट थी वो पूरे यूएसए से ज़्यादा वैल्यूबल हो, मतलब इतनी ज़्यादा कीमतें जो थी वो इररेशनल ओवर वैल्यूड हो। उनका जो सेंसेक्स है, उसको नाम है निके, 94 से अब तक वो अपना हाई नहीं बना पाया।